7.6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के साथ शुरू हुआ जापान का न्यू ईयर, जिसमें टोटल 155 से भी ज्यादा अर्थक्वेक्स एक ही दिन में आए। इसी अर्थक्वेक की वजह से समुद्र में 1.2 मीटर ऊंची लहरें उठकर जापान के पश्चिम कोस्ट से टकराता है, जिसमें बहुत सारे घर खत्म होने के साथ साथ एक बड़े एरिया का इलेक्ट्रिसिटी पावर सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ गया था और जहां देखो वहां आग की लपटें नजर आने लगी। Coastal regions of Japan. 0.5 magnitude earthquake hitting Biggest, western Japan. longest lasting earthquake I've ever experienced here. इस अर्थक्वेक में कुल 222 लोगों की मौत और 1100 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। वहीं पर 22 लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई अता पता नहीं मिला। साथ ही जापान को इससे लगभग 6.4 बिलियन डॉलर्स का नुकसान भी झेलना पड़ा। 1 जनवरी के दिन जापान में आई इस अर्थक्वेक को नोटो पेनिनसुला नाम दिया गया, क्योंकि इस नेचुरल डिजास्टर का सबसे ज्यादा असर जापान के इसी रीजन में देखने को मिला था। स्क्रीन पर दिख रही इस पॉइंट पर अर्थक्वेक का एपिसेंटर था, जिसके वेस्ट साइड पर सी ऑफ जापान मौजूद है। ये रीजन जापान के कैपिटल टोक्यो से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। लेकिन इस अर्थक्वेक के झटके इतने जबरदस्त थे कि इन्हें 500 किलोमीटर दूर टोक्यो में भी फील किया गया था। लेकिन आखिर जापान में इतने अर्थक्वेक्स और सुनामी इतना ज्यादा क्यों होता है? अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इस मैप में आप धरती के 16 मेन टेक्टोनिक प्लेट्स को देख सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स धरती के क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच के हिस्से को कहा जाता है, जो धरती के कोर से निकलते हुए हीट से प्रोड्यूस होने वाले कन्वेंशनल करंट्स के कारण समय समय पर मूव करता रहता है। अब ये मूवमेंट तो बहुत ही स्लो होता है, पर इसके बावजूद ये धरती पर तबाही करने के लिए काफी है। और अर्थक्वेक सबसे ज्यादा उन रीजन्स में देखने को मिलता है जहाँ दो टेक्टोनिक प्लेट्स का बॉर्डर होता है। अब जापान के लिए कंडीशन और भी बुरा हो जाता है, क्योंकि जापान के लोकेशन पर 2 नहीं बल्कि 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के बॉर्डर्स हैं, जिसमें पैसिफिक प्लेट, यूरेशिया प्लेट, फिलीपीन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट शामिल है। अब जापान में इतने ज्यादा अर्थक्वेक्स आने का मेन रीजन इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर छिपा हुआ है। पर इन 4 प्लेट्स में पैसिफिक प्लेट सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है और इसी वजह से पैसिफिक प्लेट को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर आने वाले रीजन्स में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। अब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से कई तरह से टकरा सकता है, जैसे कि कन्वर्जेंट बाउंड्री, जहां एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाता है। इसी तरह डाइवर्जेंट बाउंड्री में दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर होने लगता है, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जिसमें दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल मूवमेंट करता है। अब कन्वर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में सबसे खतरनाक अर्थक्वेक्स देखने को मिलता है, और पैसिफिक प्लेट में भी हमें कन्वर्जेंट बाउंड्री देखने को मिलता है। अब यहाँ तक तो बात फिर भी ठीक था, पर जापान में आने वाले अर्थक्वेक्स कन्वर्जेंट बाउंड्री के भी सबसे खतरनाक टाइप सबडक्शन जोन का होता है। सबडक्शन जोन में एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक प्लेट से टकराने के बाद कोई एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे घुस जाता है, और कई केसेस में तो ये प्लेट अंदर घुसते हुए मेंटल तक पहुंच जाता है। और इस कंडीशन में समुद्र के नीचे पर बड़े बड़े गैप्स बन जाते हैं, जिनको ट्रेंच भी कहा जाता है। वेस्ट पैसिफिक ओशन पर मौजूद मैरियाना ट्रेंच का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जो 10.9 किलोमीटर गहरा है और इसके अंदर मौजूद है धरती के ओशंस का डीपेस्ट पॉइंट, जिसे चैलेंजर डीप नाम दिया गया है। अब कुछ ऐसा ही ट्रेंच जापान के बगल में भी मौजूद है, जिसे जापान ट्रेंच कहा जाता है। अब इसकी गहराई 8.4 किलोमीटर है और जापान दुनिया के उन चुनिंदा कंट्रीज में आते हैं जो इतने गहरे समुद्र के पास मौजूद है। अब दुनिया के ओशंस की गहराई किस जगह पर कितना होता है उसे आप इस मैप से समझ सकते हो। जहाँ डार्क कलर गहरे ओशंस को इंडिकेट करता है, तो वहीं पर लाइट कलर कम गहरे ओशंस को। अगर आप भारत के आसपास देखोगे तो ओशंस काफी कम गहरा है, पर वही जापान के इस तरफ ओशन का कलर बहुत ही ज्यादा डार्क है, जो दिखाता है कि जापान के बगल में ओशंस कितना ज्यादा गहरा है। अब जापान में आने वाले भयंकर अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन और सुनामी के पीछे इसी पैसिफिक प्लेट का हाथ है। दुनिया के लगभग 90% अर्थक्वेक्स और 75% वोल्केनिक इरप्शन इसी पैसिफिक प्लेट के रीजन में देखने को मिलता है। अब जापान की कोस्टलाइन इस ट्रेंच से इतना करीब है कि यहाँ सुनामीज की लहरें बहुत ही कम समय में पहुँच जाता है, और जापानीज एजेंसी को इसका अलर्ट देने का टाइम भी नहीं मिलता। जापान के जियोग्राफी के कारण ये कंट्री हर समय डेंजर जोन में रहता है, और शायद इसी वजह से जापान के लोगों ने नेचुरल डिजास्टर्स के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने का तरीका अच्छे से सीख लिया है। जापान में बनने वाले हर बिल्डिंग्स के लिए अर्थक्वेक स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना कंपलसरी है, जो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से पहला है टाइसन स्टैंडर्ड, जिसमें किसी भी घर को बनाते समय उसके दीवार और बीम की हाइट और पिलर्स पर एक मिनिमम थिकनेस रखना कंपलसरी है, जिससे कि अर्थक्वेक्स आने पर होने वाले झटके से घर को कोई नुकसान न पहुंचे। दूसरा है सीसिन स्टैंडर्ड, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर अप्लाई होता है। इसमें ज्यादा हाइट वाले बिल्डिंग्स के फाउंडेशन में रबर के
मोटे मैट्स लगाए जाते हैं जो अर्थक्वेक के वाइब्रेशन को काफी हद तक एब्जॉर्ब करने का काम करता है। लेकिन इनका तीसरा स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा इनोवेटिव और रेवोल्यूशनरी है, जिसे मेसिन स्टैंडर्ड कहा जाता है। इसमें बिल्डिंग्स के फाउंडेशन में लेड, स्टील और रबर की लेयर्स लगाई जाती है, जिससे कि बिल्डिंग्स पूरी तरह जमीन से आइसोलेटेड हो जाता है और अर्थक्वेक्स के आने पर जमीन और बिल्डिंग के बीच में ये लेयर्स होता है, जिस कारण ये बिल्डिंग इंडिपेंडेंटली हिल सकता है और जमीन के मूवमेंट का इस पर कुछ खास असर नहीं होता। अब इस स्टैंडर्ड के कारण ऐसी ऊंची बिल्डिंग्स को नुकसान से काफी हद तक बचा लिया जाता है। टोक्यो में बने आइकॉनिक स्काई ट्री टावर को बनाने में भी यही स्टैंडर्ड यूज किया गया है और यही कारण है कि इसे जापान का सबसे ज्यादा अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग माना जाता है। मार्च 2011 में जब जापान में 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, तो उस समय भी स्काई ट्री टावर को कुछ भी नहीं हुआ था। भूकंप की तरह सुनामी से भी बचने के लिए जापान ने काफी प्लानिंग किया हुआ है। जापान ने समुद्र के किनारों पर सुनामी कंट्रोल फॉरेस्ट बनाए हुए हैं, जो सुनामी के इम्पैक्ट को काफी हद तक कम कर देता है। ऐसे में यहाँ आपको सुनामी डाइक्स भी देखने को मिल जाएगा, जो बेसिकली पत्थर की दीवारें होती है। अब इनको बनाना काफी ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस है, पर जापान को सुनामी के खतरे से सेफ रखने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसके अलावा भी जापान के कोस्टल सिटीज में आपको सुनामी एवैक्यूएशन टावर भी देखने को मिल जाएगा। अगर सुनामी आने पर समय रहते लोगों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका, तो लोग इन इवैक्यूएशन टावर्स पर चढ़ के अपनी जान बचा सकता है। कोस्टल सिटीज के सुनामी प्रोन एरियाज में लोकल लोगों को इवैक्यूएशन ड्रिल्स करवाया जाता है, जिससे कि वो इमरजेंसी के समय अपने और अपने परिवार को सेफ रख सके। सिर्फ यही नहीं, जापान ने अपनी 22,000 मील लंबे कोस्टलाइन के लगभग 40% हिस्से पर कंक्रीट का वॉल बनाया हुआ है, जिसको सी वॉल कहते हैं। हालांकि साल 2011 में आए अर्थक्वेक के दौरान जब सुनामी की लहरें उठी थी, तो इन दीवारों के ऊपर से ही समुद्र का पानी शहरों में घुस गया था। 2011 में आए अर्थक्वेक और सुनामी को जापान के इतिहास का सबसे खतरनाक नेचुरल डिजास्टर माना जाता है, जिनमें लगभग 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दिया था। जिसके बाद ही जापानीज गवर्नमेंट ने कंट्री में किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स को और भी स्ट्रिक्ट कर दिया था, जिसके चलते 1 जनवरी 2024 को आए नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक के बाद भी 2011 जैसी तबाही का मंजर नजर नहीं आया था और जापान ने समय रहते ही इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। जापान की इस तरह सुनामी और अर्थक्वेक को टैकल करने की स्ट्रेटेजी अगर हमारा भारत भी अप्लाई कर पाए, तो साल 2004 में जिस तरह का सुनामी भारत में आया था, वैसा सुनामी अगर फ्यूचर में वापस आया तो हम उसको काफी अच्छे तरीके से टैकल कर पाएंगे। तो दोस्तों, जापानीज सुनामी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।